This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. 1937 में वुल्सबर्ग नाम के जगह पर फॉक्सवैगन का जन्म हुआ, जिसके ओनर थे एडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी के द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है और ये जो कार आपको 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई दिखाई दे रही है, इसका नाम बुगाटी वेरॉन है और इस कार की हाई स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी कार के लिए मुश्किल रहा है। जो रिकॉर्ड बुगाटी वेरॉन ने 2005 में बनाया था, उसे चिरॉन ने आज तक संभाल कर रखा है विद द टॉप स्पीड ऑफ 489 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बुगाटी आज हमारे सामने भी नहीं होती अगर फॉक्सवैगन ग्रुप ने इसे 1998 में ना खरीदा होता और इसे दुनिया का सबसे तेज W16 इंजन बनाकर ना दिया होता, क्योंकि उस वक्त भी फॉक्सवैगन ग्रुप के पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज थे जो आज के वक्त भी अच्छे से अच्छे ब्रांड के पास नहीं है जो ऐसे इंजन्स को डेवलप कर पाए। इन्होंने ऐसा इसलिए कर दिखाया क्योंकि फॉक्सवैगन बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल जायंट है, मानो वही मैट्रिक्स हो। दुनिया में कई सारे ऑटोमोबाइल जायंट्स हैं, टाटा जिसके अंदर जैगुआर और लैंड रोवर हैं, डैमलर जिसके अंदर मर्सिडीज बेंज और मेबैक आते हैं, लेकिन फॉक्सवैगन को जायंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर टाटा और डैमलर की तरह 2 या 3 कंपनियां नहीं बल्कि कुल 12 कंपनियां आती हैं और ये सब कोई लॉस मेकिंग कंपनियां नहीं है। फॉक्सवैगन ग्रुप के अंदर आने वाले हर एक ब्रांड एक सेगमेंट लीडर है, फिर चाहे वो ऑडी हो जो दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है लग्जरी कार्स के सेल में, या फिर लैम्बोर्गिनी और पोर्शे हो जो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर हैं, और स्कोडा, सिएट और फॉक्सवैगन जिन्होंने पूरे यूरोप में अपना दबदबा बना रखा है। फॉक्सवैगन की सारी कंपनियां उन्हें खूब पैसे कमा कर देती है और यही वो कारण है कि VW ग्रुप रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी है। तो चलिए जानते हैं फॉक्सवैगन का इतिहास क्या है और VW ग्रुप ने कैसे इतने सारे कंपनियों को एक्वायर किया। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से। नाजी पार्टी के द्वारा फॉक्सवैगन की शुरुआत की गई, जिसका मतलब था पीपल्स कार। इस कार को बनाया गया था ताकि एक आम जर्मन सिटीजन भी इसे खरीद पाए, क्योंकि अर्ली 30s तक भी जर्मनी में कार सिर्फ अमीरों तक ही सीमित था। इसीलिए जर्मनी की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सभी ऑटोमेकर्स को एक अफोर्डेबल, रिलायबल और प्रैक्टिकल डिजाइन सबमिट करने को बोला और 1939 में हिटलर ने एक टैलेंटेड इंजीनियर फर्दिनांड पोर्शा को हायर किया और एक ऐसी कार बनाने को कहा जिसका प्राइस हो 990 राइसमार्क, 5 लोगों को बैठाकर 100 kmph जाए और 20 kmpl का माइलेज भी दे दे। फर्दिनांड पोर्शा की डिजाइन को सेलेक्ट कर लिया गया और इसका प्रोडक्शन भी जल्द से जल्द शुरू हो गया। लेकिन 1931 आते तक वर्ल्ड वार भी शुरू हो चुका था, जिसके कारण कार मैन्युफैक्चरिंग को रोकना पड़ा। 3 लाख कार्स के ऑर्डर आए जो कभी पूरा नहीं हो पाया और फॉक्सवैगन की प्लांट में मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट्स बनने लगे। अब समय धीरे धीरे बदल चुका था। 1945 आते तक वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो चुका था, पर फॉक्सवैगन की सारी फैक्ट्रियां बर्बाद हो चुकी थी और वह इस काबिल भी नहीं थी कि लोग उसमें काम कर सकें। साथ ही साथ जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और कुछ जगहों पर तो भुखमरी से हाल हो चुके थे। वहाँ की सभी मिडिल क्लास लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में थे। लेकिन जर्मनी की किस्मत तब बदली जब ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एवन हर्स्ट ने फॉक्सवैगन के बॉम्ब्ड फैक्ट्री को अपने अंडर ले लिया और फर्दिनांड पोर्शा की उसी डिजाइन को देखकर ब्रिटिश आर्मी के लिए बीटल कार्स का प्रोडक्शन दोबारा से शुरू कर दिया। 1947 आते तक कंपनी ने सिविलियंस के लिए भी कार्स का प्रोडक्शन चालू कर दिया। हालांकि फॉक्सवैगन बीटल उस वक्त के हिसाब से सबसे अफोर्डेबल, रिलायबल और प्रैक्टिकल कार थी और जल्द ही यह नाम कमाने लगी। 1960s आते तक बीटल इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि उसका वेटिंग पीरियड 12 से 18 महीनों तक का पहुंच गया था और देखते ही देखते बीटल के सेल्स 10 लाख के पार पहुंच गए, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही बड़ा नंबर था। 65 साल प्रोडक्शन में रही बीटल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। उस वक्त जहां बीटल कामयाब हो रही थी, वहीं फॉक्सवैगन ग्रुप अपने सेगमेंट को बढ़ाने में लगा था। 1967 में ऑडी के 75.3% शेयर्स को भी एक्वायर कर लिया। उस वक्त फॉक्सवैगन के प्लांट भी अपने फुल पोटेंशियल पर चल रहे थे, लेकिन ऑडी के एक्विजिशन के बाद फॉक्सवैगन को 10 लाख व्हीकल बनाने वाली एक और फैक्ट्री मिल गई थी, जिसमें पहले से भी काफी हाईली स्किल्ड वर्कर काम कर रहे थे। वहीं ऑडी के आ जाने से फॉक्सवैगन ग्रुप को इंजन की एक और रेंज मिल गई, जिसने VW ग्रुप को फोर्ड के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एज दिया और आज ऑडी जर्मन ट्रायो में भी शामिल है। ऑडी के बाद अब बारी थी स्पेनिश कार मेकर सिएट की। ये फॉक्सवैगन ग्रुप की पहली ऐसी एक्विजिशन थी जिसने फॉक्सवैगन ग्रुप को ग्लोबल मार्केट में फैलने में मदद किया। सितंबर 1982 में VW ने सिएट के साथ एक कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया जो उन्हें वेस्टर्न यूरोप में फैलने में काफी तेजी से मदद करता।
क्योंकि स्पेन 1984 में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने वाला था, जिसके बाद कंपटीशन और भी ज्यादा हाई होने वाला था। इसके अलावा ये कॉर्पोरेशन मूवमेंट फॉक्सवैगन ग्रुप को स्पेन का लार्जेस्ट ऑटो मेकर बनाने वाला था, क्योंकि इसके कारण VW ग्रुप्स को 1000 से ज्यादा ऑथोराइज्ड ऑटो डीलर्स मिलने वाले थे। सीएट की इन फैक्ट्री में ऐसे लोग काम कर रहे थे जिनका एक्सपीरियंस 30 साल से भी ज्यादा का था, और ये लोग काफी ज्यादा क्वालिफाइड थे। ऑडी और सीएट के बाद अब बारी थी चेक रिपब्लिक ऑटोमेकर स्कोडा का। स्कोडा एक गवर्नमेंट ओन कंपनी थी जिसका पकड़ ईस्टर्न यूरोप में काफी अच्छा खासा था, और पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसी कंट्री में अपनी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू रखता था। वेस्टर्न यूरोप में भी काफी ठीक ठाक सा परफॉर्म कर लेता था, मगर 1994 में VW ग्रुप्स के द्वारा इस कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया गया। ये मर्जर स्कोडा को एक नई ऊंचाइयों पर ले गया, जिसके बाद स्कोडा आज 100 से भी ज्यादा कंट्रियों में फैल चुका है, और कई कंट्रियों में तो ये बेस्ट सेलिंग कार है। अब सीएट, स्कोडा और ऑडी ये तो मास मार्केट के लिए थे, जो काफी ज्यादा नंबर्स में गाड़ियां बनाती है, लेकिन अब फॉक्सवैगन लग्जरी सेगमेंट में भी घुसना चाहता था, इसलिए उसने 3 लग्जरी कार मेकर का एक्विजिशन एक साथ कर लिया, जिसमें पहले नंबर पर 3 जुलाई 1998 में ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर बेंटले का एक्विजिशन करके फॉक्सवैगन सुपर लग्जरी मार्केट में एंटर कर चुका था। हालांकि फॉक्सवैगन ने खरीदा तो रोल्स रॉयल्स को था, पर उसके लोगो और ट्रेडमार्क को BMW ने खरीद लिया, जिसके कारण उन्हें नाम को बदलकर बेंटले रखना पड़ा। जिसके बाद 10 जुलाई 1998 में इटालियन सुपर कार मेकर लैम्बोर्गिनी का एक्विजिशन से VW ग्रुप्स को काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिली। इसके बाद अब बारी थी फ्रेंच ऑटोमेकर बुगाटी की, जिसके एक्विजिशन के लिए VW ग्रुप्स ने $50 मिलियन दिए। अगर VW ग्रुप उस वक्त बुगाटी का एक्विजिशन ना करता तो आज बुगाटी हमारे सामने भी नहीं होती, क्योंकि बुगाटी के हाल इतने खराब हो चुके थे कि वह किसी भी वक्त बैंकरप्ट हो सकती थी। VW का भी बुगाटी जैसे हाइपर कार को एक्वायर करने का मेन मकसद टेक्निकल एक्सपर्टीज और उनके इनोवेशंस को यूज करना था। VW इस वक्त बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और बेंटले के साथ मिलकर एक परफेक्ट लग्जरी सेगमेंट बिल्ड कर चुका था। इन सभी चीजों के बाद VW ने कॉमर्शियल सेगमेंट में भी अपना हाथ आजमाया और स्कानिया और मैन जैसे बड़े कॉमर्शियल ब्रांड्स को भी एक्वायर कर लिया, और दुनिया की सबसे अच्छी सुपर बाइक मेकर डुकाटी को भी एक्वायर कर लिया। पर VW ग्रुप्स का सबसे महंगा एक्विजिशन तब था जब उन्होंने पोर्शे के 50% स्टेक एक्वायर किए, लेकिन पोर्शा खुद भी VW ग्रुप्स में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और तो पोर्शा का इतिहास भी VW से काफी ज्यादा मिलता है, क्योंकि पोर्शा और VW बीटल इन दोनों कार्स का DNA एक ही है। बीटल की डिजाइन से जन्मी पोर्शा 911 एक परफेक्ट रेस कार है, और दोनों की डिजाइन में आज भी सिमिलैरिटी है। इस वीडियो से यह तो समझ आ गया है कि फॉक्सवैगन इतने सारे ब्रांड को एक्वायर करके हर एक सेगमेंट में लीडर बनना चाहता है और पूरी दुनिया में फैलना चाहता है। अब फॉक्सवैगन ग्रुप के पास इतने सारे कार ब्रांड्स होने की वजह से इन्हें पार्ट शेयरिंग का भी बेनिफिट होता है। पार्ट शेयरिंग की वजह से कॉस्ट कम होता है और ज्यादा R&D पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। इसे अगर समझे तो VW ग्रुप्स के अंदर आने वाले 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड हैं, जो VW ग्रुप्स को 80% तक का सेल्स ला कर देते हैं, और सबसे ज्यादा पार्ट शेयरिंग भी इन्हीं 3 कंपनियों में होता है। भारत में मिलने वाली फॉक्सवैगन पोलो और स्कोडा फैबिया ऐसी कार थी जिनमें बस थोड़ी सी एक्सटीरियर चेंज था, बाकी इंटीरियर, बटन, इंजन सारी की सारी चीज सेम थे। लेकिन पार्ट शेयरिंग का कुछ नुकसान भी होता है, और इन नुकसानों में से सबसे बड़ा समस्या है रिकॉल का, क्योंकि जिन कार्स में वो पार्ट लगे होते हैं उन सभी कार्स को रिकॉल, रिफिटिंग और रीसप्लाइंग करना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। और इसी तरीके का एक किस्सा हुआ था VW ग्रुप्स के साथ, जब 2015 में अमेरिकियों से यह कार बायबैक करना पड़ा था, और इसमें तकरीबन 61,000 करोड़ देने पड़े थे, क्योंकि धोखा दिया गया था। रेगिस्तान में जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक दिखेंगी ऑडी, जेटा, पसाट्स और बीटल। 2009 से लेकर 2015 तक बेची गई TDI डीजल इंजन में एक चीट डिवाइस लगाया गया था जो लैब टेस्ट को पास कर देता था। टेस्टिंग के वक्त यह पावर और एमिशन को कम दिखाता था, पर जब साइंटिस्ट ने रोड पर ले गए तो एमिशन 40 गुना ज्यादा था। ये खबर हेडलाइन बन गई और इसका नाम पड़ा डीजल गेट स्कैंडल, जिसमें पेनल्टी के साथ साथ CEO को रिजाइन तक देना पड़ा और कई एग्जीक्यूटिव जेल तक गए थे। इसको रोकने की टेक्नोलॉजी काफी महंगी थी, माइलेज भी कम हो जाता, जो TDI इंजन की खासियत थी। इस स्कैंडल में फॉक्सवैगन ग्रुप को टोटल 11 मिलियन कार्स को रिकॉल करना पड़ा था। अगर देखें तो आज के वक्त फॉक्सवैगन ग्रुप यूरोप का सबसे बड़ा कार ब्रांड है और पूरी दुनिया में यह पहले स्थान पर आता है। इन्होंने काफी बड़े बड़े इनोवेशंस किए हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से बुगाटी को W16 इंजन मिली थी और पोर्शे की 911 दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स कार है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर से बताएं। बाकी आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।